Hello guys, welcome to the Literary Vapor. This is a series of history of English literature. Firstly, we will discuss about the Geoffrey Chaucer. He is the poet, author, considered the greatest English poet of Middle Ages. चौसर मिडल एजेस के एक सबसे अच्छे पोइट हैं ऐसा माना जाता है। इनका जन्म 340 में इंग्लैंड में हुआ था और इनकी डेथ 1400 में इंग्लैंड में ही हुई थी। इन दैट करियर इन्होंने अपने करियर में 3 सक्सेसर किंग्स के अंदर काम किया था। जब इनका जन्म हुआ उस दौरान एडवर्ड थर्ड थे। जैसे जैसे इनकी लाइफ चली उस टाइम रिचर्ड सेकंड थे और जैसे ही इनकी डेथ हुई उस टाइम रिचर्ड फोर्थ थे। इनको इनके एक वर्क कांटबरी टेल के लिए जाना जाता है क्योंकि इनका वो फर्स्ट वर्क था जो इंग्लिश में लिखा गया था। ही इज़ अ फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एज वेल एज ही इज़ अ इंग्लिश पोइट फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। English poet Geoffrey Chaucer wrote his unfinished work The Canterbury Tale। क्योंकि ये कांटबरी टेल अनफिनिश्ड वर्क इसलिए था क्योंकि इसमें बाद में कुछ टेल्स ऐड की गई थी, इसलिए इनका सबसे ग्रेटेस्ट वर्क यही माना जाता है। और इनकी कुछ पोएम्स भी थी जैसे ट्रॉयलस एंड क्रिसीड, द नन प्रीस्ट्स टेल एंड मूवीज़ भी इनकी पोएम्स पे बनी हुई हैं जैसे ए नाइट टेल्स, कांटबरी टेल्स। एंड इसके बाद इन्होंने अपना फर्स्ट मेजर वर्क लिखा था द बुक ऑफ डचीज़ एंड सेकेंड लिखा था द एलिगी ऑफ ब्लाउंचेस एंड लैंचेस्टर हु डाइड इन 1368। उसके बाद इनके 2 वर्क और आए थे एनलीडा एंड आर्टिका द हाउस ऑफ द फेम एंड ही रोट मैनी वर्क्स। अपने इन्होंने जॉब के टाइम्स पे भी बहुत सारे वर्क लिखे थे तो क्योंकि ये इंग्लैंड की पार्लियामेंट में उस टाइम एक जॉब भी कर रहे थे, उसी टाइम इनका वर्क आया था ट्रॉयलस एंड क्रिसीड। उन्होंने कांटबरी टेल को लिखना शुरू कर दिया था 1380s में। ही इज़ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ द मिड 14th सेंचुरी। ऑल्सो चौसर वॉज ट्रांसलेटेड बाय थीसिस। इन्होंने बाय थीसिस को भी ट्रांसलेट किया था। उसके बाद इनके टाइम पीरियड में बहुत सारे इंसिडेंट हुए थे जैसे 100 ईयर वॉर जिसमें इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। 100 ईयर वॉर्स को हम बोलते हैं 100 ईयर वॉर्स हैं, लेकिन ये हुई थी 116 ईयर्स के लिए। ये शुरू हुई थी 1337 में और इसका एंड हुआ था 1453 में जो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हुई थी। उसके बाद ब्लैक डेथ हुई 1348 से 1349 में जो प्लेग हुआ था ब्लैक डेथ की वजह से। उसके बाद पीजेंट रिवोल्ट हुआ इन्हीं के टाइम में 1381 से जिसको हम ट्रायलर रिबेलियन भी कहते हैं। उसके बाद चौसर की एज को 3 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया गया था, फ्रेंच, इटालियन एंड इंग्लिश। अगर आपको इन पीरियड्स के बारे में और ज़्यादा जानना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इनके लिए वीडियोस ले आऊँगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जैसा कि हमें पता ही है 1343 से 1450 तक इनकी एज ऑफ चौसर होती है। उसके बाद इनकी जो एज थी उसको इंग्लिश लिटरेचर की लिटरेरी एज भी कहा जाता है क्योंकि ये फर्स्ट एज थी जिस टाइम इंग्लिश लिटरेचर के वर्क्स आए थे जिसके अंदर चौसर ने सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस चैलेंजेस को अपने वर्क्स के अंदर दिखाया गया था। उसके बाद चौसर क्या करता था, वो अपने वर्क्स में इंटरफेयर नहीं करता था मॉरल अथॉरिटी को, सोशल प्रेस्टीज को, क्योंकि इनका जो वर्क था उसमें चर्च का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता था। ये स्ट्रांगली एक नेशनलिस्ट थे क्योंकि इन्होंने 100 ईयर वॉर में भी अपना पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद जब पीजेंट रिवोल्ट हुआ उसके अंदर भी इंग्लैंड का एटमॉस्फेयर काफ़ी चेंज हो गया था और उसके बाद ब्लैक डेथ आई थी जिसकी वजह से भी इंग्लैंड में काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि इंग्लैंड की पॉपुलेशन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर गई थी। ट्रांजिशन फ्रॉम द एज ऑफ मिडवलिज्म टू द एज ऑफ मॉडर्निज्म। जैसा हमें पता है कि मॉडर्न एज 20th सेंचुरी से शुरू हो जाती है, लेकिन ऐसा भी बोला जाता है कि मॉडर्न एज मिड 14th सेंचुरी से शुरू हो गई थी, इसलिए हम चौसर की एज में ये एज ऑफ मॉडर्निज्म भी कहीं ना कहीं पे आ गया था। जॉफ्री चौसर को नाइट स्टार भी बोला जाता है जिसको हम नाइट पॉल भी बोल सकते हैं और मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है। उसके बाद जब ब्लैक डेथ आया उसकी वजह से इंग्लैंड में बहुत सारी पॉपुलेशन पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ा था जिसको रिकवर होने के लिए बहुत साल लग गए थे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक। अब इनके टाइम पे कैरेक्टरिस्टिक कैसी थी, किस लैंग्वेज में ये अपने वर्क्स को लिखते थे और क्या क्या यूज़ करते थे। The age show the emergence of the standard English languages. This was the single biggest development age
as English has previously been heavily curbed the influence of the French and Latin। अब जैसे कि हमें पता है इनकी इससे पहले फ्रेंच और लेटिन का ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, लेकिन जैसे जैसे इनका टाइम आया एमरजेंस हो गया और इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा वो प्रियोरिटी देने लग गए थे। उसके बाद एज the East Midland dialect became the accepted and standardization of the English. The language saw greatest achievement and expression of masterpiece of Chaucer। उसके बाद क्या किया था, डायलेक्ट भी आ गए थे जो ईस्ट मिडलैंड से आए थे। उसके बाद उन्होंने ग्रेव अचीवमेंट और मास्टरपीस थे वो चौसर के टाइम पे। फ्रेंच एंड लेटिन saw the warning influence of the language of the day. Chaucer used the language, described the man and his place, amidst the beauty, simplicity एंड ह्यूमर। जो चौसर के वक्त थे, जैसा कि हमें पता है इन्हें बहुत सारी लैंग्वेज आती थी। लैटिन इनको आती थी, फ्रेंच इनको आती थी, इंग्लिश और इटालियन, और बहुत सारी लैंग्वेज इनको आती थी, जिसकी वजह से इन्होंने अपने वर्क्स को फ्रेंच में भी लिखा है और लैटिन में भी लिखा है, और जिनको इन्होंने ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है। द कॉमन एग्जाम्पल फ्रॉम द डेली लाइफ अकाउंट डिटेल्स ऑफ ब्लूमिंग गार्डन्स इन स्प्रिंग टू यूनिक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। द लैंग्वेज ग्लोरीफाइड themes of beauty, virtuality and scholar sentiments। चौसर ने अपने वर्क्स के अंदर थीम ऑफ ब्यूटी रखा है, वाइटलिटी रखा है एंड सिक्योरिटी सेंटिमेंट रखा है। तो इससे हम आगे नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोज़।